नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं सेकंड हाउस एनालिसिस को, द्वितीय भाव विश्लेषण, और पार्ट है 4। सेकंड हाउस से हम कुटुंब, धन, वाणी, संपत्ति आदि का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर आज हम ये जानेंगे कि अगर द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, जिनको हम द्वितीयेश बोलते हैं, जो द्वितीयेश हैं, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो अगर कुंडली के 12 भावों में कहाँ बैठकर कैसा फल देते हैं, इसको हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रकरण को। अगर हम देखें, पूर्व की तरह ही यहाँ पर हमने 2 कुंडलियां ले रखी हैं, ब्लैंक हैं, ये ब्लैंक चार्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, द्वितीय भाव है कौन सा? हमेशा से मैंने आपको बताया, ये जो भाव होता है, ये प्रथम भाव होता है। इसको हम बोलते हैं लग्न भाव। और लग्न से जब हम गिनते हैं फर्स्ट इसको, और ये दूसरा जो है यहाँ पर, ये जो भाव है, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, ये द्वितीय भाव होता है। लग्न भाव हमेशा ये होगा, और ये द्वितीय भाव होगा। ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इस तरीके से ये भाव चलते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 ही लिखा मिले ऐसे, या कोई आवश्यक नहीं है कि 1 ही लिखा मिले, आपको एक ही लिखा मिले। कोई भी 1 to लेकर 12 तक कोई भी यहाँ पर आपको नंबर मिल सकता है। तो जो भी नंबर होगा उससे नेक्स्ट नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली आपके सामने है। मानकर चलिए यहाँ पर हम कर्क लग्न की कुंडली रखें, तो यहाँ 5 लिखा मिलेगा। कितना लिखा मिलेगा? 5, मतलब 5। कर्क 4 का मतलब कर्क, और यहाँ मिलेगा 5 लिखा हुआ, यहाँ 5 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 5 है, ये जो 5 है, यदि हम कर्क लग्न की कुंडली बनाते हैं, कहने का अर्थ है यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो ये जो होगा हमारा 5 होगा। अब 5 का अर्थ है कि ये सिंह राशि है। 5वीं राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। और अब हमने भाव समझ चुके हैं कि ये जो खाना है, इसको हम पहला भाव बोलेंगे, और इसके जस्ट बगल में ये वाला, ये जो भाव है, ये कहा जाएगा दूसरा भाव। अब इस दूसरे भाव में जो भी नंबर लिखा होगा, उस नंबर की हम राशि को देखेंगे कि कौन सी राशि उस नंबर से डिनोट होती है। जैसे कि हम कहें कि अगर 5 लिखा है, तो इसका अर्थ है कि ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, तो इस राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो हम ये देखेंगे कि जो द्वितीय भाव में बैठी राशि है, उसके स्वामी है कौन? तो सूर्य। तो जो राशि बैठी है, उससे हम कहेंगे कि ये द्वितीय भाव में जो राशि है, वह कौन सी है? सिंह राशि है। और द्वितीय भाव की जो स्वामी है, वह कौन है? वह सूर्य होते हैं। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली हमको दी हुई है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 1 नंबर किसको बताता है, किसको इंगित करता है? तो ये मंगल को, इसके स्वामी मंगल होते हैं। और 2 नंबर का अर्थ है कि ये वृषभ राशि है और इसके स्वामी होते हैं शुक्र। ये लग्नेश हो गए, और यहाँ पर ये लग्न भाव है, और यहाँ पर ये दूसरा भाव है। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव के स्वामी कौन हुए यहाँ पर? शुक्र हुए, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। आशा करता हूँ ये स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे जो 12 भावों में इनकी स्थितियां हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहले देखें, जैसे कि मैं मेष लग्न की कुंडली ही ले लेता हूँ, या फिर मैं कर्क लग्न की कुंडली लेता हूँ। यहाँ पर साथ में ये मेष लग्न है, यहाँ पर कर्क लग्न है। 2 लग्न इसलिए लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर आप भाव और राशि के आधार पर किसी भी प्रकार से भ्रमित या कंफ्यूज्ड ना हो, इसलिए मैं यहाँ दूसरी लग्न लेकर चलूंगा साथ में। जैसे यहाँ पे 4 लिखा, इसका मतलब है ये कर्क लग्न है, तो यहाँ पर 5 लिखा होगा। अब हम बात किसकी करेंगे? 5। यहाँ पर 5 जो लिखा है, इसका अर्थ है कि ये सिंह राशि है, और इसके स्वामी कौन होते हैं? द्वितीय जो होते हैं, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, वो कौन हो जाते हैं?
तो सूर्य हो जाते हैं। यहाँ पर कौन हो जाते हैं? सेकंड के लॉर्ड सूर्य। और यहाँ पर सेकंड के लॉर्ड कौन बैठेंगे? आप जरा कमेंट करके बताइए, यहाँ कौन बैठेंगे? 1 2 ये कौन बैठेंगे? तो वृषभ राशि है। और यहाँ पर कौन हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे शुक्र। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, ये सूर्य शुक्र। अब हम बात करने वाले हैं, अब मानकर चलिए यहाँ पर 5 लिखा हो तो यहाँ 6 लिखा होगा। 6 छठी राशि कौन सी है? कन्या। कन्या के स्वामी कौन होते हैं? कन्या के स्वामी होते हैं बुध। तो इसी प्रकार से हम द्वितीय भाव के अधिपति को समझ जाएंगे। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है, जो मुख्य विषय है कि द्वितीयेश जो हैं, अब द्वितीयेश कैसे निकालते हैं, कौन होते हैं, ये आप समझ चुके हैं। अब द्वितीयेश यदि प्रथम भाव में विराजित हो जाए तो हम स्पष्ट रूप से समझते चलेंगे कि यदि कुंडली के द्वितीयेश, यहाँ पर मैंने दोनों ही ब्लैंक ले ली हैं और एक में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर यदि हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयेश कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन हो जाते हैं? सूर्य हो जाते हैं। और सूर्य हो जाते हैं। अब हम भाव के हिसाब से देखेंगे इन द्वितीयेश के स्वामी को। अगर ये द्वितीय भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, ये कुंडली में कहाँ बैठ जाएं? ये कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं। ठीक है, तो क्या स्थिति होगी? यदि ये लग्न में विराजित हो जाते हैं, लग्न मतलब प्रथम भाव, प्रथम भाव में यदि ये विराजित हो जाते हैं द्वितीय भाव के स्वामी, और यदि ये द्वितीय से बली हैं, बली का अर्थ है कि ये जैसे मेष लग्न हो तो बल, जैसे यहाँ पर एक कर्क लग्न है तो हम कर्क लग्न की चर्चा कर रहे हैं तो कर्क लग्न में सूर्य होते हैं, मेष लग्न देखेंगे तो शुक्र होते हैं, यहाँ पर बैठे और शुभ बलवान कैसे होंगे? अच्छे अंश बल हो इनके, शुभ ग्रहों की युति में आते हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, शुभ ग्रह इनको देखते हों, शुभ कर्तरी योग में आते हों, तो ये सारी स्थितियां क्या हैं? इनको बलवान बनाती हैं। सारी स्थितियां इनको क्या करती हैं? बलवान बनाती हैं। तो ये जो बलवान यदि है द्वितीय भाव का स्वामी, अगर लग्न में बैठकर, लग्न मतलब प्रथम भाव में बैठकर बलवान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जो जातक होता है वह अपने खुद के प्रयास से धन अर्जित करने वाला होगा। खुद प्रयास करेगा, खुद की मेहनत लगाएगा और धन संपत्ति को अर्जित करने वाला होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, खुद काम करने वाला होगा। वह प्रयास से धन अर्जित करता है, अपनी मेहनत से वह धन अर्जित करता है। इसके बारे में फलदीपिका में भी कहा गया है कि यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो और द्वितीय से लग्न में हो तो जातक सुंदर चेहरे वाला होगा, धनी व्यक्ति होगा और उसमें कई अच्छे गुण होंगे और वह एक समृद्ध परिवार से संबंधित होता है। कैसे? यदि जैसे ये सूर्य है, यहाँ पर बैठे हैं, ये कौन है? द्वितीय भाव के स्वामी है। और यहाँ द्वितीय भाव में मानकर चलिए कि कोई बुध बैठ गए यहाँ पर आकर, यहाँ पर बुध बैठ गए आकर, तो बुध शुभ ग्रह हैं। अगर बुध बैठ गए यहाँ पर आकर, बैठ गए शुक्र बैठ गए, अच्छी स्थिति है, चंद्रमा बैठ गए, अच्छी स्थिति है। तो ये जो है ये बताते हैं कि ऐसा जो जातक है वह कैसा होगा? ऐसा जातक अच्छे गुणों से संपन्न होगा, एक समृद्ध परिवार से होगा, सुंदर चेहरे वाला होगा, अच्छे गुण वाला होगा और धन संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा जातक होता है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब हम ये देखें कि यदि लग्न में, ये तो हमने बात करी कि अगर ये बलवान हो जाए, द्वितीय भाव के अधिपति यदि लग्न में बलवान हो जाए तो ये स्थिति बनेगी। लेकिन यदि ये लग्न में बैठे और बलवान न हो, निर्बली हो जाए, अंश बल कम हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप कर्तरी योग में आते हो, तो ये कैसे हो जाएंगे? निर्बली हो जाएंगे। अब निर्बली होने की स्थिति में ये क्या कराएंगे? उस व्यक्ति के पास जो धन है, अपनी जब भी दशा होगी, अंतरदशा होगी, किसी भी प्रकार की दशा में जब ये आएंगे तो उस व्यक्ति से व्यय अधिक कराएंगे, उसके धन का व्यय कराने का ये कार्य करेंगे। ये आपको स्पष्ट रूप से समझना है। भाव को देखना है, भावेश को देखना है, भाव की स्थिति देखनी है, भावेश की स्थिति देखनी है। द्वितीय भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और द्वितीय भाव के अधिपति अर्थात द्वितीय लग्न में अच्छी स्थिति में बैठे हों तो स्वयं अर्जित धन करेगा और साथ ही साथ धन की बढ़ोतरी भी होगी। और अगर शुभ ग्रह उसके भाव में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट वह भी है
मतलब भाव भी बलवान हो रहा है और वह ग्रह भी बलवान हो रहा है जो उस भाव का अधिपति है लग्न में बैठकर। तो उस स्थिति में ये बहुत ही शुभ स्थिति है, धन संपत्ति और समृद्धशाली भाग्य बनाती है, समृद्धशाली परिवार से जोड़ती है, धनी व्यक्ति होता है, स्व प्रयास से धन को अर्जित करने वाला होता है, स्वावलंबी होता है, बहुत सारे गुण, सुंदर चेहरे वाला होता है, ये सभी गुण उसमें वो मौजूद होते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत स्थिति हो कि जैसे द्वितीय भाव कमजोर हो, द्वितीय भाव का अधिपति कमजोर होता हो, अब कमजोर कब होगा, निर्बली कब होगा, जब पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में आता हो, या फिर खुद के अंश बल का कम हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ती हो, तो ये सभी स्थितियां उसको कमजोर करती हैं। यदि द्वितीय भाव की भी यही स्थिति हो और द्वितीय की भी यही स्थिति हो प्रथम भाव में, तो स्थिति ज्यादा विकट होती है। लेकिन यदि द्वितीय भाव की स्थिति शुभ हो और द्वितीय की स्थिति निर्बली की हो, तो वहां पर स्थितियां कैसी होती हैं, मिली जुली होती हैं। व्यय होता है उसके धन का, व्यय होता है, क्षय होता है, लेकिन अत्याधिक नहीं होता, और वहां पर कहीं उसको प्राप्ति भी होती है और कहीं उसको कमी भी होती है। ये स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि ये जो सूर्य हैं ये कहाँ बैठे, ये अपने ही भाव में विराजित हो जाए, अर्थात दूसरे भाव में बैठे द्वितीय, तो उस स्थिति में क्या होगा। अब द्वितीय सूर्य यदि दूसरे भाव में विराजित हो जाए तो ये स्थिति क्या बताएगी, यह स्थिति बताएगी कि अब हम ये समझ चुके हैं कि पीड़ित की स्थिति क्या होती है। यदि भाव पीड़ित है, भावेश पीड़ित है, तो क्या स्थिति होगी और कैसे ये पीड़ित अर्थात निर्बली होते हैं उसको भी हम समझ चुके हैं। बार बार मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा। देखिए, यदि ये पीड़ित न हो और द्वितीय की स्थिति अच्छी हो, द्वितीय भाव की स्थिति अच्छी हो, द्वितीय की स्थिति अच्छी हो और द्वितीय से द्वितीय भाव में ही विराजित होते हैं, तो यह स्थिति धन संपत्ति के लिए अच्छी स्थिति होती है। कैसी होती है, धन संपत्ति के लिए अच्छी स्थिति होती है। और यहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि जो होगी वो वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, अगर द्वितीय भाव में द्वितीय विराजित हैं और उनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, उनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, राहु हैं, शनि हैं, केतु हैं और मंगल हैं, इस तरह के जो अशुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि यदि उनके ऊपर है तो वह वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेगी और परिवार में भार्या यानी कि पत्नी से, माता या पिता से परेशानियां और समस्याएं देने वाली होगी। यदि यह पुरुष की कुंडली है तो यह स्थिति होगी, और यदि स्त्री की कुंडली है तो यहाँ पर इसके विपरीत उसके जो पति आदि से समस्याएं देखने को मिलेंगी। और इसमें अक्सर ये देखा भी गया है कि द्वितीय भाव में यदि पापी ग्रह हो तो जातक विज्ञान के विषयों की शिक्षा प्राप्त करता है। आपको यह स्पष्ट, क्योंकि विद्या का भाव भी है, और यदि यहाँ पर जातक को द्वितीय भाव में पापी ग्रह देखने को मिले, द्वितीय भाव में पापी ग्रह हो, तो ऐसा जो जातक है वो विज्ञान के विषयों में शिक्षा प्राप्त करता है। और यदि अच्छी स्थिति हो तो शुभ ग्रह भी देखते हो, अच्छी स्थिति में हो तो विद्यार्जन में वो विशिष्टता भी प्राप्त करता है, एक स्पेशलाइजेशन उसको मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि कुंडली में 2 और 8 ये अक्ष हैं, और किसके अक्ष हैं, ये गहन शोध से संबंधित अक्ष हैं। क्योंकि अष्टम से हम क्या देखेंगे, अष्टम से अष्टम ये गहन शोध के, ये शोध के विषय यहाँ पर रहते हैं, और शोध किससे संबंधित होता है, विज्ञान से। तो ये विशिष्टता लाने का कार्य करते हैं, एक स्पष्टता लाने का कार्य करते हैं। तो सूर्य, अब हम चर्चा सूर्य की नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय भाव के अधिपति अर्थात द्वितीय, यदि द्वितीय भाव में हो। कर्क लग्न की कुंडली हमने आपके सामने रखी है, अगर सिंह लग्न की कुंडली होती है तो बुध वहां हो जाते हैं। अगर यही कुंडली तुला लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो, तो तुला लग्न की कुंडली में अगर देखें तो मंगल द्वितीय हो जाते हैं, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र लग्न द्वितीय हो जाते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे द्वितीय भाव को आप कैसे कैसे रखोगे। यहाँ पर आप सूर्य को ना देखें, आप ये देखें कि द्वितीय भाव का अधिपति कौन है आपकी कुंडली में और वह किस स्थिति में है, और उसके आधार पर अपना फलादेश करें। सूर्य, मंगल, बुध, इनको अभी आप ध्यान से हटा दीजिए, अभी सिर्फ देखिए द्वितीय इसकी क्या स्थिति है। अब देखिए यहां पर हम देखें कि अगर द्वितीय भाव का हम समझ चुके हैं कि ये जो गहन शोध का होता है, अब ये एक बात देखते हैं कि यदि ये द्वितीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे लग्न से,
तो यहां पर अगर ये सूर्य बैठ जाते हैं, यहां पर देखिए तृतीय भाव में बैठे, तो ये सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठ जाए, अब द्वितीय से यदि तृतीय भाव में बैठ जाए, तो देखिए तृतीय भाव हमें क्या क्या बताता है, आप सभी जानते हो, कला, नाटक, संगीत, भाइयों से संबंधित होता है, बहनों से संबंधित होता है ये भाव। तो तृतीय भाव से हम बहुत सारी बातें देखते हैं। अब तृतीय भाव में यदि धनपति अर्थात धन भाव के अधिपति विराजित हो जाते हैं, तो वह क्या स्थिति होती है। देखिए अगर द्वितीय भाव के अधिपति अच्छी स्थिति में है, अब अच्छी स्थिति का अर्थ है बलवान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ कर्तरी योग में आते हैं, तो अच्छी स्थिति में आते हैं द्वितीय भाव के अधिपति, द्वितीय धनीश भी हम इनको कहते हैं। तो जातक के पास में क्या होगा, कला, नाटक, संगीत, क्योंकि संगीत का भी भाव होता है तीसरा, नाटक का भी भाव होता है, कलाओं का भी भाव होता है तीसरा, छोटी छोटी यात्राओं का भाव भी होता है ये तीसरा, और भाई बहनों का भाव भी होता है। तो यहाँ पर भाइयों की सहायता से वह व्यक्ति धन अर्जित करता है, तो उसके भाई जो होंगे वो उसकी सहायता करेंगे उसके धन अर्जन के लिए। और लेकिन यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो इसके ऊपर, तो धन की हानि करेगा, और भाइयों के द्वारा धन हानि भी एक कारण होती है। अगर यहीं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हों, अच्छी स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो वहां पर उसके भाई बंधु उसकी सहायता करते हैं, और उसके कारण उसको धनोपार्जन होता है, अच्छी स्थिति होती है। वह व्यक्ति कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में विशेष नाम करने वाला होता है, छोटी छोटी यात्राएं करता है, शुभ यात्राएं करता है, सफल होता है, सफल जीवन जीता है। लेकिन इसके विपरीत यदि द्वितीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वह पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं, या फिर उनको कोई अशुभ ग्रह देखता है, उनके अंश बल कमजोर हैं, इन सभी स्थितियों को अगर हम देखें, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, इन सभी स्थितियों को देखें, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि यहां पर जो परिणाम हमने पहले बताई उसके विपरीत होने वाले हैं। भाई बहनों के कारण उसकी धन संपत्ति का क्षय हो जाएगा, उनके द्वारा किसी गलत गलत प्रकार का निर्णय हो जाएगा, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की धन संपत्ति छिन सकती है, या उससे वो धोखा कर सकते हैं। ठीक है, उस संगीत के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति धनोपार्जन नहीं कर पाएगा। ये बहुत सारी स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। भाइयों से झगड़े भी होते हैं ऐसे जातक के, और ऐसा जातक स्वयं क्या होगा, एक व्यापारी होगा, झगड़ालू और घमंडी भी हो सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और यदि वह अशुभ ग्रह सूर्य हो, तो कहने का अर्थ है कि सूर्य तीसरे भाव में हो लेकिन अशुभता के साथ में, तो जातक के अपने भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, रिलेशन अच्छा बिल्कुल नहीं होगा भाइयों से, अगर तृतीय भाव में सूर्य बैठे हो और इस प्रकार की स्थिति बन रही हो। और यदि मंगल हो तो जातक का नैतिक स्तर अच्छा नहीं होगा, जातक का नैतिक स्तर अच्छा नहीं होगा। और शनि हो तो जातक का कोई भाई नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ये हमने द्वितीय भाव के अधिपति का तृतीय भाव में क्या फल होता है ये बता दिया। अब हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में बैठे कुंडली के, तो क्या स्थिति होगी। अब यहां ये ना देखें आप, यहां 7 लिखा हुआ है, तो ये नीच के हो गए। अभी हम नीच और उच्च की बात कर ही नहीं रहे अभी, हाँ, लेकिन जब देखेंगे तो हम इतना समझेंगे कि नीच होने का अर्थ है कि वहां पर उनका प्रभाव अशुभ हो जाएगा, और उच्च होने का अर्थ है कि अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ये कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो वह स्थिति हमको देखनी पड़ेगी और उसका ध्यान रख के ही फलादेश किया जाएगा। लेकिन एक सामान्य रूप से हम प्रत्येक भाव के आधार पर लग्न, प्रत्येक 12 लग्नों को ध्यान में रखकर यहाँ पर सिर्फ द्वितीय भाव के अधिपति को बैठाएंगे, तो कुछ ग्रह उच्च भी होंगे, कुछ नीच भी होंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनकी स्थिति के आधार पर ही उनका फलादेश होगा। इसीलिए मैं दोनों आपको स्थिति बताता चल रहा हूं कि अशुभ होने पर क्या स्थिति होगी, शुभ होने पर क्या स्थिति होगी, निर्बली होने पर क्या स्थिति है और बली होने पर क्या स्थिति है। अब देखते हैं कि यदि द्वितीय चतुर्थ भाव में चले जाएं और क्या कंडीशन बनेगी। तो कुंडली में अगर अन्य शुभ योग भी हों और द्वितीय चतुर्थ भाव में हो,
अन्य शुभ योग, बाकी अन्य योग भी हम देखेंगे। अन्य योग कौन कौन से बन रहे हैं, शुभ योग कितने हैं, कितनों ग्रहों की चतुर्थ भाव पर दृष्टि है जो शुभ ग्रह हैं। तो ये स्थिति यदि है तो जातक पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है, माता का प्रिय होता है, कृषि, वाहन, भूमि एवं शिक्षा द्वारा धन अर्जित करता है, माता के माध्यम से भी धन अर्जित करता है, और ऐसा जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति का भोग करने वाला होता है और स्वयं सत्य वचन बोलने वाला और दूसरों पर दया करने वाला होता है। ये कब होता है कि जब ये शुभ स्थिति में हो। लेकिन अब ये अशुभ स्थिति में है, अगर यहाँ सूर्य बैठेंगे तो अशुभ स्थिति होगी। उसका क्या होगा, तो जितने भी उपरोक्त हमने जो स्रोत बताए धन अर्जित करने की, उनकी संभावनाओं का नाश हो जाता है, उसको प्राप्त नहीं होते। माता का सुख उसे प्राप्त नहीं होगा, माता से धन उसे प्राप्त नहीं होगा, और ये स्पष्ट रूप से देखने में आया है। तो ये सभी स्थितियां बनती हैं। और चतुर्थ भाव में यदि द्वितीय नीच का हो जाए, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति का अर्थ मतलब धन संपत्ति की हानि भी हो सकती है, और यदि शनि इसमें शामिल हो जाए तो अर्थ की जो चोरी से हानि होना निश्चित होता है। शनि का अगर यहाँ दृष्टि हो जाए किसी भी प्रकार से, जैसे इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में हम देखें तो सूर्य द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं और वे बैठे कहाँ पर हैं, चतुर्थ भाव में। अब सूर्य चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो तुला राशि बनेगी, और तुला राशि में जो सूर्य है वो नीच के होते हैं। अगर इन नीच के सूर्य पर शनि की दृष्टि और पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जब भी कभी इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, दोनों का कहीं संयोग बनेगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का धन नाश होगा। और धन नाश किस स्थिति से होगा, चोरी के माध्यम से। अकेले सूर्य है तो न माता से धन प्राप्त होगा और धन का क्षय होगा ही होगा। तो यहां पर आप इसको समझ लीजिए, चोरी का भय होता है, चोरी से हानि होने का भय रहता है। यह आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। ये हमने बताई कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में हो। अब हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में विराजित हो जाए तब क्या स्थिति होगी। द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में विराजित हो जाए तब क्या स्थिति होगी। देखिए, द्वितीय भाव के यदि द्वितीय जो होते हैं वे पंचम भाव में होंगे तो यह स्थिति अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो हम पंचम से देखते क्या है, हम पंचम से देखते हैं किसी की लॉटरी, सट्टे, शेयर बाजार और पूजा अर्चना, ज्ञान, इस सब का ये भाव होता है, संतान का भाव होता है। तो यहाँ पर ऐसा जो जातक होगा वह लॉटरी से, सट्टे से, शेयर बाजार से, मंदिरों और मठों से, सरकार से और संतान के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है। संतान की सहायता से भी धन अर्जित करता है यदि द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में विराजित हो जाए, और यदि शुभ है तब यह स्थिति बनेगी। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों से युक्त हो तो इन्हीं स्रोतों के द्वारा जातक के धन की हानि होती है। लॉटरी में लगाया पैसा, पता चला कि उसको पाप ग्रह देख रहे हैं, पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, निर्बली हुआ पड़ा है द्वितीय भाव का अधिपति, और पंचम भाव में बैठा हुआ है, नीच अवस्था में है, कुछ भी स्थिति है, तो धन की हानि निश्चित है। कैसे होगी धन की हानि, लॉटरी में पैसा लगाएगा, डूब जाएगा। संतान को पैसा दिया, संतान ने बर्बाद कर दिया, ये स्थितियां बनेंगी। संतान देने वाली ना होकर लेने वाली हो जाएगी। तो यह स्थितियां बनेंगी यदि द्वितीय भाव के अधिपति पंचम में बैठे, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों, तब यह स्थिति बनेगी। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति षष्ठ भाव, छठे भाव में आकर बैठ जाएं, जैसे कि कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं और ये छठे भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो क्या स्थिति बनती है। अगर वही बात करेंगे हम कि शुभ स्थित हों, अच्छे ग्रह देखते हों, शुभ ग्रह देखते हों, पाप ग्रह न देखते हों, तो ऐसा जो जातक होगा वो चिकित्सा के क्षेत्र से या शत्रुओं एवं विरोधियों, जिस इसका अर्थ भी हो सकता है कि खेल या प्रतियोगिता से, क्योंकि शत्रु विरोधी जो होते हैं वो खेल प्रतियोगिता में, कोई प्रतियोगिता होती है, कोई भी खेल कूद है, उसमें यदि व्यक्ति रहता है तो उससे आय प्राप्त करने वाला होता है। तो ये स्थितियां भी बनती हैं। अब उनसे धन प्राप्त करेगा, कानून के माध्यम से चोरी और रेस आदि से धन अर्जित करने वाला होगा। इसका अर्थ चोरी से वस्तुओं को बेचना, धोखेबाजी और छल कपट के द्वारा ऐसा व्यक्ति धन को अर्जित करने वाला हो सकता है। लेकिन वहीं अगर दुस्थित हैं, अशुभ ग्रहों के साथ हैं, ठीक है, नीच अवस्था में है, तो इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति विश्वासघात, धोखेबाजी
और इसी प्रकार के अन्य अनैतिक तरीकों से धन को अर्जित कर सकता है। यहाँ यह बात आपको याद रखने वाली है कि षष्ठम भाव क्या है, उपचय भाव है, अर्थात वृद्धि करने वाला भाव भी है। और जिस भाव का स्वामी उपचय भाव में होता है, जिस भाव का स्वामी कहाँ पर होता है, उपचय भाव में होता है, उस भाव के कारक तत्वों की वृद्धि होती है। उस भाव के कारक तत्वों की वृद्धि होती है। ये आपको विशेष सूत्र है, ध्यान रखिए कि जिस भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठेगा, उस भाव के स्वामी के जो कारक तत्व हैं, उन तत्वों की वृद्धि हो जाएगी। जैसे द्वितीय भाव के स्वामी के जो कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आप देखोगे तो द्वितीय का यहाँ पर होना शुभ माना जाता है। यहाँ पर द्वितीय अगर है तो शुभ स्थिति रहती है। अब हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजित हो जाएं, तब क्या स्थिति होती है। अगर द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो जाते हैं तो क्या स्थिति होती है। देखिए, सप्तम भाव को आप जानते हो, सप्तम भाव जो आय के विदेशी स्रोतों से संबंधित भी होता है, विदेश में व्यापार आदि से संबंधित होता है, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित होता है, पत्नी से संबंधित होता है और पार्टनर से संबंधित ये भाव रहता है। यहाँ पर अगर द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम भाव में विराजित हो जाते हैं, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति विदेशी स्रोतों से आय को प्राप्त करने वाला होगा, विदेश में व्यापार आदि करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। और यदि लग्न और नवमांश कुंडली में हम देखें तो सप्तमेश का स्वामी स्त्री ग्रह हो, अगर हम देखें लग्न में और नवमांश कुंडली में, तो जो सप्तमेश का लग्न कुंडली देखिए और देखिए आप नवमांश कुंडली, उनमें दोनों में सप्तम भाव देखिए उनका, उसमें देखिए कि सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि से उसके स्वामी का आपको पता चल जाएगा। जैसे मानकर चलिए कहीं सप्तम में शुक्र बैठ गया, शुक्र बैठे सप्तमेश, और नवमांश में भी हम देखें तो शुक्र सप्तमेश बैठे, शनि भी हैं, तो ये स्त्री कारक ग्रह हैं। जैसे शुक्र हैं, चंद्रमा है, तो स्त्री कारक ग्रह हैं, तो स्त्री ग्रह हैं, तो अगर ये बैठे हों, ये जो स्त्री ग्रह हैं वो सप्तमेश होते हों, नवमांश के सप्तमेश और लग्न के सप्तमेश। और ऐसी स्थिति में जो द्वितीय भाव का अधिपति, विशेष रूप से समझिए, द्वितीय भाव का अधिपति ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में यदि बैठ जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ध्यान से सुनिए, ऐसा जो व्यक्ति होगा वह अपने सहयोगियों से, अपनी पत्नी से एवं अन्य स्त्रियों से आय की प्राप्ति करने वाला होता है। किसी भी स्त्री की सहायता से ऐसा व्यक्ति आय को प्राप्त करने वाला होगा। अपनी अपनी कुंडली में ये देख लीजिए स्थिति है या नहीं। और यदि यह पीड़ित अवस्था में है, अगर यह पीड़ित अवस्था में है, तो इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति अपने काम सुख के संतोष हेतु धन का अपव्यय भी कर सकता है। अगर यह अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, तब कौन, द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में आकर पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, नीच अवस्था में चले जाते हैं, या फिर पाप कर्तरी में फंस जाते हैं, या फिर उनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। ये सभी स्थितियां यह आपको बताती हैं। और ऐसा व्यक्ति अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से असंतुष्ट होता है, असंतुष्टि को यह दर्शाने वाली स्थिति बनती है। द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में पीड़ित होकर बैठे तब यह स्थिति बनती है। चलिए, यहां पर हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम भाव में विराजित हो जाएं, तब क्या होगा। यदि द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम भाव, इस भाव में विराजित हो जाएं, जैसे कि कर्क लग्न की कुंडली हम देख रहे हैं, इसके आधार पर द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य होते हैं, और सूर्य यदि कहां बैठ जाएं, अष्टम भाव में बैठ जाएं, तो क्या स्थिति होगी। देखिए, अष्टम भाव जो कि एक गहन अध्ययन का, पैतृक संपत्ति का, और ये एक ऐसा भाव है जो गूढ़ रहस्यों से संबंधित भाव है। और यहां पर बैठकर जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, पहले तो वो अपने भाव को ही देखेंगे। तो द्वितीय की इस स्थिति को अगर हम समझें तो पैतृक धन संपत्ति को प्राप्त करेगा। कब, जब अच्छी स्थिति में होगा, शुभ ग्रह देखते होंगे। लेकिन यदि पीड़ित हो तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा जातक पैतृक संपत्ति को समाप्त करने वाला होता है, उसकी पैतृक संपत्ति समाप्त भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव द्वितीय अपने भाव को क्या कर रहे हैं, यहां पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं।
तो सामान्य नियमानुसार ये धन के लिए शुभ होती है। धन के लिए यह स्थिति शुभ मानी जाती है क्योंकि द्वितीय अष्टम में बैठकर अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और इसमें अष्टम भाव में बैठे होने के कारण, लेकिन ध्यान क्या रखना है, धन तो देंगे लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण यह हानि भी कराने वाली स्थिति होती है। तो यहां पर यह हानि भी कराएगी और धन भी देगी। तो कहने का अर्थ यह हुआ उस व्यक्ति के पास में धन रुकेगा नहीं, आएगा भी और जाएगा भी। दोनों स्थितियों को आप समझ चुके होंगे। अगर हम देखें कि अगर द्वितीय भाव के अधिपति नवम भाव में विराजित हो जाएं तब क्या स्थिति रहती है। नवम भाव, हम नवम भाव को देखें कि नवम भाव में अगर द्वितीय भाव के अधिपति बैठ जाए, नवम भाव है क्या, भाग्य का भाव है, तो धन और भाग्य का संबंध हो जाए, ऐसे समझिए आप, धनेश और भाग्य का संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में धन और भाग्य का संबंध स्थापित जो होगा, ये अगर देखें तो शुभ ही विचारा जाता है। इसको हम शुभ ही मानते हैं कि भाई ये तो शुभ है, धन का और भाग्य का संबंध हो गया। यद्यपि अपने भाव से अष्टम में ये स्थित होते हैं। अगर हम दूसरे से गिनेंगे, ये दूसरे भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव बैठेगा, क्या अष्टम भाव बैठेगा, तो अष्टम ही होता है। लेकिन द्वितीय के जो नैसर्गिक बल है उसकी यहां पर कोई वृद्धि तो नहीं होती और पिता के द्वारा यहां पर धन प्राप्ति को भी यह दर्शाने वाली स्थिति होती है, क्योंकि पिता का भाव भी ये माना जाता है। तो यहां से पिता के द्वारा धन प्राप्त होने का योग अच्छा बनता है यदि द्वितीय भाव के अधिपति यहां बैठते हैं। भाग्य के साथ में धन जुड़ता है, ऐसा व्यक्ति बचपन से ही भाग्यशाली होता है, धन के साथ में पैदा होता है। कहते हैं ना, जिसको चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ वह स्थिति है बनती है। अब हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति कर्म भाव अर्थात दसम भाव में विराजित हो तब क्या स्थिति होगी। देखिए, दसम भाव से है क्या, दसम भाव कर्म भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। तो इस भाव से संबंधित क्या स्थिति होगी अगर यहां पर द्वितीय भाव के अधिपति आकर विराजित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ऐसा जातक विद्वान होगा, धनवान होगा, अच्छे मार्ग से धनार्जन करने वाला होगा, नौकरी से, अच्छी नौकरी से, और क्रय विक्रय भी हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है उसका, धार्मिक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, उपदेश आदि भी हो सकते हैं, इन सब से आय अर्जित करने वाला होता है। लेकिन ये कब है, जब ये शुभ स्थिति में हो। लेकिन यदि यह अत्यधिक पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में धन की हानि भी यह कराता है। अगर हम देखें द्वितीय भाव के अधिपति यदि एकादश भाव में बैठ जाएं, यदि एकादश भाव में बैठ जाएं, 11वां भाव आय का भाव, अब द्वितीय आय भाव में बैठ गए तो बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें इनका संबंध होना अति शुभ फलदायक होता है, क्योंकि धन संपत्ति का आय से संबंध होना विशेष रूप से शुभदायक होता है। और ऐसा जातक धन को उधार देकर उस पर ब्याज लेने वाला होता है। ऐसा जातक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने वाला होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में यह स्थिति है वे किसी को धन उधार दे सकते हैं। देख लीजिए कहीं पीड़ित तो नहीं है। बाकी अगर सही स्थिति है, जो बैठे हुए हैं सही स्थिति है, नीच अवस्था में नहीं जाते, तो बिल्कुल आप यहाँ पर उधार दीजिए, आपको ब्याज मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हो, किसी भी बैंक आदि से आप जुड़ सकते हो, यह आपके लिए शुभ स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको ब्याज प्राप्त होता है। तो ऐसा जातक उधार देकर ब्याज लेने वाला हो सकता है, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा आय को अर्जित करने वाला होगा, व्यापार के द्वारा, और ये बड़े भाइयों का भाव भी है। तो ऐसा जो जातक होगा बड़े भाइयों के द्वारा धन पार्जन करने वाला होगा, बड़े भाइयों से उसको धन की प्राप्ति होती है। यह हमने देखा यदि एकादश भाव में स्थिति बने। लेकिन वहीं यदि ये अशुभ स्थिति हो जाए तो वहां पर इन भाव से संबंधित परेशानी जो हमने बताया अभी, इससे संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति द्वादश भाव में विराजित हो जाए, द्वितीय भाव के अधिपति द्वादश भाव में विराजित हो जाए, यहां पर हम सूर्य को ले रहे हैं क्योंकि हम कर्क लग्न की कुंडली को बेस बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, अगर
हम देखें तो धार्मिक क्रियाकलापों को देखें तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा धन एकत्रित करने वाला होगा, सम्मानित होता है और सरकारी सेवक होता है। विदेशी स्रोतों से ऐसा व्यक्ति धन पार्जन करने वाला होगा, उसको धन प्राप्त होगा। लेकिन यदि यह पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपव्यय करता, अत्यधिक खर्च करता है, धन की कमी उसके पास सदैव बनी रहती है। अब हमने द्वादश भावों में स्थितियां देख ली, लेकिन विशेष रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी ये परिणाम बताए गए हैं, ये नियम अनुसार जो प्राप्त होते हैं वह परिणाम बताए गए हैं और इनका उपयोग बड़ी सावधानी से आप सभी को करना चाहिए, ऐसे ही फलादेश नहीं कर देना चाहिए। एक पुस्तक है सत्य जातकम, उसके अनुसार यदि कुंडली में चतुर्थ और एकादश भाव, ध्यान दीजिए चतुर्थ भाव कौन सा, ये भाव, चतुर्थ और एकादश भाव, ये भाव, चतुर्थ और एकादश भाव निर्बली होकर अशुभ ग्रहों से संबंधित अगर हैं तो ऐसा जातक व्यय में ही अपना धन लुटाता है। फिर से ध्यान दीजिए, सत्य जातकम में कहा गया है कि यदि कुंडली में चतुर्थ एवं एकादश भाव निर्बली होकर अशुभ ग्रहों से संबंधित हो जाएं तो ऐसा जातक व्यर्थ में ही अपना धन लुटाने वाला होता है। यहां पर आज हमने समझा इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे विषय को, इस प्रकार से यदि द्वितीय भाव के अधिपति कुंडली के 12 भावों में विचरण करें, जिस भाव में बैठेंगे अगर वह बलवान है तो वहां उस भाव से संबंधित शुभ फल भी देंगे, उस भाव से संबंधित आय का अर्जन भी कराएंगे, और यदि अशुभ स्थिति में है तो उस भाव से संबंधित किस प्रकार से इनकम उनकी खत्म होगी यह भी दर्शाएंगे, किस धन खत्म होगा, धन की समाप्ति होगी, धन का नाश होगा, यह भी स्थिति दर्शाई जाएगी। यह देखना आपको है, अपनी अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कि यदि द्वितीय भाव में अन्य सभी जो ग्रह हैं वो अगर आकर बैठे हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये आकर बैठे तो क्या स्थिति होती है, इन सब की हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव में, लेकिन आज के कार्यक्रम में नहीं, इसको हम करेंगे अगले आने वाले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।